उसके अलावा हमारे पास आती है मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनिम्स। ये सारी ड्रग्स जो है हमारी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप्स में आती हैं, सॉरी बीटा लैक्टम ग्रुप्स आती हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनिम्स। और जो नॉन बीटा लैक्टम है यानी दोज व्हिच आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स बट दैट doesn't contains the beta lactam ring, includes the vancomycin, phosphomycin, cetirizine, cycloserine and daptomycin। ये वो ड्रग्स हैं जिसमें बेसिकली दे आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स बट दे डज नॉट कंटेन द बीटा लैक्टम रिंग। सो इन केस अगर आपसे हॉस्पिटल में पता जाता है कि नेम द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स विच आर नॉट बीटा लैक्टम्स, तो ये वाली ड्रग्स आएंगी, वैनकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, डेप्टोमाइसिन, ये वाली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नेम बीटा लैक्टम ड्रग्स, तो उसमें आपके पास आएगी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनिम्स। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के जर्नल्स थे बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, उसमें एक मिस्टेक थी कि अगर पेनिसिलिन का स्पॉट था एंड यू नीड टू राइट द ड्रग ग्रुप नेम, ठीक है, मैंने लिखा था आइडेंटिफाई द ड्रग ग्रुप, तो कुछ बच्चों ने लिखा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। दिस इज नॉट द आंसर। अगर अमोक्सिल है तो आप लिखोगे पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर समझो कि सेफेलैक्सिन है या सेफ्ट्राइजोन है तो आप लिखोगे सेफेलोस्पोरिन्स। यू आर नॉट गोइंग टू राइट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। व्हाई? बिकॉज देखो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का आंसर इज करेक्ट, बट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मतलब है वो पेनिसिलिन भी हो सकती है, सेफेलोस्पोरिन हो सकती है, वो मोनोबैक्टम भी हो सकती है, कार्बापेनिम भी हो सकती है। सो बी स्पेसिफाइड इन योर आंसर। ठीक है। एनी क्वेश्चन? इसमें कोई कंफ्यूजन जो तुम लोग पूछना चाह रहे हो? अच्छा, एक सेकेंड। है मेरे पास। थैंक यू। Okay, now cephalosporins. Cephalosporins are cell wall synthesis inhibitors and are known as the beta-lactam antibiotics. Cephalosporins को हम according to their antimicrobial coverage इसको हम divide करते हैं into the, इसको हम classify करते हैं into the generations, 4 generation, second generation, third generation and fourth generation drugs। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स होती हैं उसमें बेसिकली सेफ्ट्रॉक्सिल, सेफाजिडोन, सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, ये ड्रग्स आती हैं। यू शुड रिमेंबर्स द नेम ऑफ ड्रग्स। सारी ड्रग्स के नाम तो कभी भी याद नहीं सकते, मुझे कभी याद नहीं है, बट एटलीस्ट 4 नाम फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आपको पता होने चाहिए। सही है। सेकेंड जनरेशन में सीफैक्लोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेफामेंडोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेफोजेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेफोरोजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शुरू के 4 हैं इनके क्लिनिकल यूजेस भी आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से। यू शुड नो द नेम्स ताकि अगर आपसे पूछा जाए आपको पता हो। फोर्थ जनरेशन में द इम्पॉर्टेंट वन इज द सेफ्ट्राइजोन, जो सबसे लास्ट में ली है। सेफ्ट्राइजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। उसके बाद आती है सेफिजाइम, सेफोपेराजोन, सेफोटाजाइम। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फिर फोर्थ जनरेशन में सेफीपाइम जो है बुक में बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलती है। अगर हो सके तो और नाम याद करो, सेफीपाइम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स का काम क्या होता है? दे आर बेसिकली एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट ये एक्टिव होती है। ठीक है, इसी ये फर्स्ट जनरेशन में आती है। इससे ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है लीस्ट इफेक्टिव होती है। सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को अच्छा कवर करती है लेकिन ग्राम नेगेटिव को इतना कवर नहीं करती। ग्राम पॉजिटिव में कोकाई, स्ट्रेप्टोकोका, स्टेफिलोकोकाई को ये बहुत अच्छा कवरेज देती है। ठीक है। नाउ सेकेंड जनरेशन दे आर स्लाइटली लेस एक्टिव। फर्स्ट जनरेशन जो है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव थी। सेकेंड जनरेशन जो है वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है कम एक्टिव होगी एंड ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट
सेफोटिटिन, सेफोजाइटिन। अच्छा, यहाँ पे कौन चीज के जो दो ड्रग्स हैं सेफोटिटिन एंड सेफोजाइटिन, दे आर एक्टिव अगेंस्ट द Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis is a bacterial infection जिसके अगेंस्ट सेफोटिटिन एंड सेफोजाइटिन जो है एक्टिव है. इन केस अगर आपके पास सिनेरियो या उसके आती है which cephalosporin drug is active against B fragilis, तो सेकेंड जनरेशन cephalosporins are active. और अगर नाम याद हो जाए वेरी गुड, नाम याद कर लो. Okay, now sinus and respiratory infection caused by the H influenza or M catarrhalis, उसके लिए हमारे पास cefamidone and cefaclor, they are active against these infections. अगर आपसे पूछा जाए कि H influenza में हम cephalosporin को कौन सी ड्रग देंगे, अदरवाइज हमारे पास ज़्यादा बेटर ड्रग है तो हम वो देते हैं. अगर cephalosporin से पूछा जाए तो सेकेंड जनरेशन cephalosporin हम बैक्टीरियाइड फेजिटिस के लिए भी देते हैं, H influenza के लिए भी देते हैं. ठीक है. नाउ फोर्थ जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ती जा रही है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी. सेम इसकी एक्टिविटी थर्ड जनरेशन हैज इंक्रीज एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एबिलिटी टू पेनिट्रेट द बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को थर्ड जनरेशन ड्रग्स क्रॉस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई मेनिंजाइटिस के जो केसेस होते हैं उसमें हम थर्ड जनरेशन स्पेसिफाइड ड्रग्स देते हैं. फॉर एग्जांपल सेफ्टाइजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग to give in meningitis. Ceftriaxone and cefotaxime are the agent of choice in treatment of meningitis. This is very important point. आपके पास सेफ्टाइजोन लिखी हुई होती है ऑस्पिम और आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके क्लिनिकल यूज बताना होता है. या इन केस आपसे पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस में हम कौन सी सेफालोस्पोरिन ग्रुप देंगे तो सेफ्टाइजोन देंगे. और अगर सेफ्टाइजोन आपके ऑप्शंस में नहीं है और सेफोटाजाइम है तो आप सेफोटाजाइम को प्ले करोगे, बिकॉज दीज टू ड्रग्स हैव द एबिलिटी, मोर एबिलिटी टू क्रॉस द बीबीबीज. ठीक है. ओके, नाउ अनदर इज ceftazidime. Ceftazidime is active against the P. aeruginosa. This is also the BCQ. P. aeruginosa के against कौन सी cephalosporin is active. So third generation ceftazidime is active against the P. aeruginosa. Fourth generation. अच्छा, फोर्थ जनरेशन की एक अच्छी बात यह है कि ये जो है इसका वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है. दैट मीन्स ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करेगी और ग्राम नेगेटिव को भी कवर करेगी. अब तक हमने जो पढ़ा था फोर्थ जनरेशन जो है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव थी, सेकेंड जनरेशन लीस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव, एंड थर्ड जनरेशन जो है मोर एक्टिव अगेंस्ट द gram negative organisms. Now fourth generation has the average over the gram positive and gram negative both organisms. So it covers the streptococci and staphylococci, which are gram positive cocci, and also effective against the aerobic gram negative organisms. यहाँ तक सब समझ आ गया? कोई issue? स्लाइड्स बेटा आपको मिल जाएंगी. अब तक वो कुछ समझाया है सेफालोस्पोरिन्स में, वो समझ आ गई है बात? कुछ रीड करना है? बात ऐसी जो समझ नहीं आई हो आप लोगों को? ओके. फोर्थ जनरेशन में हमारे पास सेफिपाइन थी. ठीक है. नाउ एडवांस जनरेशन, एक न्यूअर ड्रग है एडवांस जनरेशन में जो है सेफ्टारोलीन. सेफ्टारोलीन इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हिच इज गिवन इंट्रावेनसली. ठीक है. This is the FJDC question. It is indicated for the treatment of complicated infections and comminuted acquired pneumonia. Comminuted acquired pneumonia and complicated skin infections में हम सेफ्टारोलीन देते हैं. This is the question of FJDC. ठीक है. उसमें ये पूछा था कि complicated skin infections और community acquired pneumonia होता, हम कौन सी cephalosporin prefer करेंगे? So the answer is सेफ्टारोलीन. ठीक है. Now एलिमिनेशन cephalosporins जितनी भी है वो सारी जो है वो एलिमिनेट होती है थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाया urine. ठीक है. बट सेफ्टाइजोन इज द ओनली ड्रग दैट एक्सक्रीट थ्रू द फीसेस. ठीक है. बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है. सो कैन गिव दिस ड्रग टू द रीनल इनसफिशिएंट पेशेंट. जिनको भी रीनल डिजीज होता है उनको हम बाकी सेफालोस्पोरिन्स नहीं दे सकते बिकॉज ऑब्वियसली वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रही है तो वो एक्सक्रीट नहीं होगी, उसका लेवल रेज हो जाएगा. बट सेफ्टाइजोन इज अ ड्रग व्हिच कैन बी गिवन इन रीनल पेशेंट्स क्योंकि ये फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है.
अच्छा, सेफ्ट्राइजोन का एक यूज मैंने आप लोगों को बताया कि मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। दूसरा इसका यूज है कि अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी हम सेफ्ट्राइजोन ड्रग देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सिंगल इंजेक्शन। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इट्स पेनफुल एयर इन्फेक्शन, जिसमें एयर ड्रम जो है वो इन्फेक्टेड होता है। सो बेसिकली इट्स अ पेनफुल कंडीशन जो यूजुअली 3 months to 3 years चाइल्ड में मोस्ट कॉमन होती है। सो इफ द सिनेरियोज कम कि एक बच्चा है उसको एयर इन्फेक्शन हो चुका, ये सब कुछ है, अक्यूट होगा तो ऑब्वियसली पेनफुल भी होगा, फीवर भी होगा, और भी बच्चा चीखे भी मारेगा, एंड स्लीपिंग डिफिकल्टी भी होगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे, ठीक है। तो उसमें हम कौन सी ड्रग देंगे? उसमें भी हम सेफ्ट्राइजोन देंगे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट अगेन जो पेनिसिलिन के थे वही सेफेलोस्पोरिन के कुछ है, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस पेनिसिलिन में भी है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड सेफेलोस्पोरिन में भी आएगा, ठीक है। अदर इज द पेन एट द इंट्रामस्कुलर साइड। यूजुअली जो सेफेलोस्पोरिन कुछ है वो हम आई या आईएम फॉर्म में देते हैं, सो इसका पेन होता है एट द इंट्रामस्कुलर साइड। फेलिबाइटिस होता है, फेलिबाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन की इन्फ्लेमेशन कभी कभी करवा देता है इंट्रावीनसली जब हम देते हैं। एंड ऑल्सो इट शुड बी अवॉइडेड इन पेनिसिलिन एलर्जी पेशेंट्स। अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है दैट मीन्स तो उसको सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जी होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट उनका केमिकल स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर होता है, ठीक है। सो जो पेनिसिलिन के एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनको सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जी होगी। तो कभी भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पेनिसिलिन के एलर्जी के पेशेंट सेफेलोस्पोरिन देंगे या नहीं, सो इट विल नॉट बी गिवन, ऑस्पी में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का सेफेलोस्पोरिन कवर हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन जो कोई चीज जो समझ नहीं आई हो? अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन का मैंने ये बताया था कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो बेसिकली इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स that includes the cocci, streptococci and staphylococci. And second generation is slightly active against the gram positive and it is slightly active against the gram negative, यानी ये दोनों को थोड़ा थोड़ा कवर करती है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी एज सच बहुत मिनिमल एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन की वाइडर एक्टिविटी होगी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड लेस एक्टिविटी होगी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बस इतना याद रखो। इसको याद करने का सिंपल वे ये है कि फर्स्ट जनरेशन इज एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, सेकंड जनरेशन इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ठीक है। थर्ड जनरेशन इज मोर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव एंड फोर्थ जनरेशन इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ द जनरेशन। इट इज अ वाइडर स्पेक्ट्रम, तो ये दोनों के अगेंस्ट होगी। और जो थर्ड जनरेशन है वो मोर एक्टिव होगी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, सेकंड जनरेशन जो है वो would be active against the gram negative, ठीक है। एंड फोर्थ जनरेशन इज एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ऐसे याद करो। Now, fluoroquinolones. Fluoroquinolones are basically bactericidal drugs. जो आपकी सेफेलोस्पोरिन थी वो भी बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स थी। फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर आल्सो बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स, ठीक है। इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज नैरो स्पेक्ट्रम एंड अ वाइडर स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वो ड्रग्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव होती हैं, ज़्यादा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कवर नहीं करती है, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई को करेंगे तो स्टेफाइलोकोकाई को नहीं करेंगे, दे आर द नैरो स्पेक्ट्रम। वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स में कौन सी होती हैं? वो हैं जो ग्राम नेगेटिव को भी कवर करी है, ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करी है, स्ट्रेप्टोकोकाई को भी कर रही है, तो साथ में स्टेफाइलोकोकाई को भी कर रही है एंड ग्राम नेगेटिव को भी कर रही है। तो बेसिकली नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास फोर्थ जनरेशन ड्रग्स आई हैं ओनली, ठीक है, जिसमें हमारे पास नॉरफ्लॉक्सासिन आता है। नॉरफ्लॉक्सासिन इज द फर्स्ट जनरेशन ड्रग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है वाइडर स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आती हैं। सेकंड जनरेशन में हमारे पास आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। Ciprofloxacin and ofloxacin are second generation drugs. Third generation में हमारे पास आती है levofloxacin and datifloxacin. They are more effective drugs और इतनी effective मतलब इनकी effective भी होती है, इनकी half life भी जो है larger होती है. So they can be given one daily dosing पे. Third generation में levofloxacin आती है and datifloxacin आती है जो basically हम once daily dosing में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आती है जेमिफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन।
ये वो ड्रग्स हैं, ये भी हम जो है इनकी हाफ लाइफ जो है प्रोलॉन्ग होती है, सो ये भी वंस डेली डोजिंग में हम दे सकते हैं, ठीक है। ओके, मैकेनिज्म एक्शन क्या है? अगेन बैक्टीरियासाइडल इन एक्शन, बैक्टीरियासाइडल है यानी कि बैक्टीरियाज को सी वो किल कर देगी। अच्छा, कैसे काम करती है? इट बेसिकली इंटरफेयर्स विद द बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, ये उसकी सिंथेसिस को इंटरफेयर करती है। कैसे करती है? बेसिकली दो एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। वन इज द टोपोआइसोमेरेज 2 एंड अदर इज द टोपोआइसोमेरेज 4। ये दो एंजाइम्स होते हैं जिसको फ्लोरोक्विनोलॉन ड्रग इनहिबिट करती है। It interferes with the bacterial DNA synthesis by inhibiting the topoisomerase 2, that is the DNA kinase. ठीक है। अगर तुम लोग ये पिक्चर देखो तो इस पिक्चर में तुम लोगों को नजर आएगा, सॉरी, इस पिक्चर में तुम लोगों को नजर आएगा एक तरफ ग्राम पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है, एक तरफ ग्राम नेगेटिव बना हुआ है। ये थोड़ी सी डिटेल बात है लेकिन समझ लो अच्छी बात है कि जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डीएनए गायरेज यानी टोपोआइसोमेरेज 2 पे इफेक्ट इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे उनकी जो लाइक ड्रग जब हम लेते हैं तो वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के टोपोआइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हम देते हैं तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है टोपोआइसोमेरेज सॉरी फ्लोरोक्विनोलॉन उसके टोपोआइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करेगा। बेसिकली ग्राम नेगेटिव में टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिट हो जाएगा एंड ग्राम पॉजिटिव में टोपोआइसोमेरेज 4 इनहिबिट हो जाएगा। दोनों के इनहिबिशन से ये होगा कि डीएनए को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा एंड एज अ रिजल्ट उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी एंड जो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे एक दफा सुन लो कि क्या मोड ऑफ एक्शन होता है। सिंपल मोड ऑफ एक्शन ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द टोपोआइसोमेरेज 2 एंजाइम एंड बाय इनहिबिटिंग द टोपोआइसोमेरेज 4 एंजाइम, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज टोपोआइसोमेरेज 2 जो है वो बेसिकली ग्राम नेगेटिव में इनहिबिट हो जाता है एंड टोपोआइसोमेरेज 4 जो है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में इनहिबिट हो जाता है। जब ये दोनों एंजाइम्स इनहिबिट हो जाएंगे तो डीएनए की रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी और उसको जो रेप्लिकेशन के लिए प्रोसेस और कॉइलिंग चाहिए वो नहीं हो पाएगा एंड एज अ रिजल्ट आगे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? Which drug is used for otitis media is ceftriaxone. Ceftriaxone IV is given for acute otitis media. मुझे ये बताओ कि अभी तक ये समझ आ गया जो मैंने फ्लोरोक्विनोलॉन्स का बताया था? अभी तक मैंने सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया। It is folic acid synthesis inhibitors. डीएनए को इनहिबिट कर देंगे। जब डीएनए नहीं फॉर्म होगा ना उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है बेसिकली पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इज जब भी मतलब कि बॉडी में फ्लोरोक्विनोलॉन का लेवल एग्जांपल उसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है, ठीक है। तो 6 आवर्स तक वो अपना फंक्शन करेगी और 6 आवर्स के बाद वो हाफ हो जाएगा तो उसका एक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। बट फ्लोरोक्विनोलॉन ज़्यादा ड्रग के जब 6 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब भी उसका एक्शन जो है वो सिरम में मेंटेन रहता है, डिक्रीज नहीं होता। तो ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली किल कर रही होती है, तो ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक्सिबिट्स द एंटीबायोटिक इफेक्ट लाइक उसका लेवल जो है मेंटेन रहता है इवन डिक्रीजिंग द डोज ऑफ ड्रग इन द बॉडी। उसका जो लेवल है इफेक्ट जो है वो मेंटेन रहता है फॉर प्रोलॉन्ग टाइम विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। एंड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन एक्सिबिट द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में हमारे पास आती है, मैंने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रग्स लाइक सारा पढ़ना है लेकिन मैंने 2 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट को डिस्कस किया, ठीक है। वन इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन है, ठीक है। हैज़ द एक्टिविटी अगेंस्ट पी एरिथ्रोसा। ट्रैवलर्स डायरिया में हम देते हैं। मैंने एक दफ़ा जीआईटी पढ़ाया था, मैंने कब बताया था कि ट्रैवलर्स डायरिया में हम लोपेरामाइड भी देते हैं। लोपेरामाइड हम देते हैं जब देयर इज़ नो इन्फेक्शन। वंस देयर इज़ इन्फेक्शन तो फिर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है। पियरेग्नोसा में हम देते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया में देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइफाइड फीवर में हम देते हैं।
आप लोगों से टाइफाइड का केस पूछा जाता है कि पेशेंट है उसको जो है वो साल्मोनेला या शिगेला हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज हो गया है और एंटेरिक फीवर हो गया, तो हम कौन सी ड्रग देंगे फॉर दिस कंडीशन? तो दैट इज द टाइफाइड फीवर और उसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिलोंग्स टू फ्लोरोक्विनोलॉन, ठीक है। नाउ अनदर इज सेकंड लाइन एजेंट इन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग देते हैं। Another is levofloxacin. Levofloxacin जो है हम prostatitis में देते हैं, स्किन इन्फेक्शंस में देते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में देते हैं एंड नोसोकॉमियल निमोनिया में देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फ्लोरोक्विनोलॉन्स में कैसे डेवलप होती है? ऑल्टर्ड द टारगेट टिश्यू, लाइक टिश्यू की जो रिसेप्टर्स का शेप ऑल्टर कर देगी या डिक्रीज एक्यूमुलेशन कर देगी। एक्यूमुलेशन कैसे डिक्रीज कर देगी? एक तो इफ्लक्स पंप है जिससे तो ड्रग्स को आउट ऑफ द सेल फेंकना शुरू कर देगी। दूसरा क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी पोरिन को। जब भी पोरिन या पोर्स इन द सेल डिक्रीज हो जाएंगे तो ड्रग जो है इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगी इन द सेल एंड एज अ रिजल्ट ड्रग एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी टू द सेल टू प्रोड्यूस द एक्शन। तो इधर बाय इफ्लक्स पंप और रिड्यूसिंग पोरिन नंबर्स, दो तरीके से वो एक्यूमुलेशन को डिक्रीज करती है। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलॉन्स के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो वो करवाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। बिसाइड दैट रैशेस बहुत होते हैं, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है एंड फोटोटॉक्सिसिटी हो। फोटोटॉक्सिसिटी इज दैट कि वो लाइट से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि समझो लाइट से जो है वो धब्बे बनना शुरू होते हैं, ठीक है। Contraindications, fluoroquinolones are not given in the children under 18 years. 18 years के बच्चों अंदर के बच्चों में हम फ्लोरोक्विनोलॉन नहीं प्रेफर करते। द रीजन इज दैट कि वो कार्टिलेज की डिफॉर्मेशन करवा सकती है। बच्चों की जो हाइट है और द कार्टिलेज फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों में हम नहीं कंसिडर करते, अंडर 18 इयर्स प्रेगनेंसी में नहीं देते, अगेन द सेम रीजन लैक्टेशन नहीं देते। एंड हिस्ट्री ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, जिन पेशेंट्स को हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन या एलर्जी होती है उनमें भी हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स नहीं प्रेफर करते। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अदरवाइज इसके बायोअवेलेबिलिटी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन इस टॉपिक में? फ्लोरोक्विनोलॉन्स तुम सबको समझ आ गया? क्योंकि इसके बाद मैं चाह रही थी कि तुम लोगों का अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन वो भी कवर करवा दूं। कंटिन्यू करें? सब जाग रहे हैं या सब सो रहे हैं? 3-4 बच्चे ही जाग रहे हैं। एक बुशा है, एक एमन है, मुझे लग रहा है बस ये 2-3 बच्चे ही जाग रहे हैं। खाला, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोफ्लॉक्सासिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरोक्विनोलॉन, ठीक है। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है ऑडी में भी एंड इसके बारे में बहुत पूछा जाता है बीसीक्यूज। इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस क्या है कि इट हैज़ द बेस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट ईयरएग्नोसा। उसके अलावा हम इसे ट्रैवलर्स डायरिया में देते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शंस। ट्रैवलर्स डायरिया में ये बहुत कॉमनली यूज होती हैं। एंड टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर में फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट इज डायग्नोज विद एंटेरिक फीवर या द पेशेंट हैज़ फीवर एंड हैज़ डायग्नोज विद द साल्मोनेला शिगेला इन्फेक्शन, तो उसमें हम कौन सी देंगे? वो एंटेरिक फीवर है। एंटेरिक फीवर में हम कौन सी ड्रग देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। देखो टाइफाइड फीवर को हम टाइफाइड भी कहते हैं और एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, तो दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसमें हम कौन सी देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। बिसाइड दैट टीबी में भी इट इज द सेकंड लाइन एजेंट टू ट्रीट द कंडीशन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स, अच्छा, टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड बोथ आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये जो है बैक्टीरिया के प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ऑब्वियसली जब भी प्रोटीन बॉडी में भी डेफिशिएंट होता है तो पेशेंट क्या हो जाता है? लीन हो जाता है और एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है उसकी। सेम इज़ द केस विद द बैक्टीरिया कि जब भी बैक्टीरिया का प्रोटीन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो जो है आगे फर्दर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, कोई और फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएंगे।
So tetracycline, these are the broad spectrum bacteriostatic drugs which inhibits the growth of bacteria. ये kill नहीं करती, ये static कर देती है growth को. So tetracycline are bacteriostatic drugs. इसका mode of action क्या है? It binds reversibly to 30s subunit of the bacterial ribosome. Bacteria के राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, वन इज द 80s एंड अदर इज द 30s. ये बेसिकली सॉरी, वन इज द 50s एंड अदर इज द 30s. ठीक है. तो दिस ड्रग बेसिकली बाइंड्स विद द 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे. ठीक है. एंड इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ टीआरएनए टू एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स. हमें पता है कि मैसेजेस जो हैं वो आरएनए से एमआरएनए पे जाते हैं, फिर राइबोसोमल आरएनए पे जाते हैं, फिर प्रोडक्शन वाला होता है. सो बेसिकली ये इनहिबिट कर देगी कन्वर्जन and thereby inhibiting the bacterial protein synthesis. क्या बताया मैंने कि tetracycline are bacteriostatic drugs. It binds with the reversibly binds to the 30s ribosomal subunit and prevents the conversion of tRNA to mRNA. ठीक है. इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? ज़्यादा ये ड्रग्स जो है बहुत सारी चीज़ें कवर करती है. इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. माइकोप्लाज्मा में हम देते हैं, रिकेट्सिया में देते हैं, प्रोटोजुआ यानी एंटीमलेरियल ड्रग्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस. स्पायरोचीट्स इन्फेक्शंस में हम देते हैं. माइकोबैक्टीरिया यानी टीबी में भी हम एज अ कवर करते हैं एज अ सेकेंड लाइन एजेंट. एंड एटिपिकल स्पीशीज़ में भी देते हैं. किस किस में हम दे रहे हैं? हम दे रहे हैं माइकोप्लाज्मा में दे रहे हैं, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस में देते हैं जो रॉकी माउंटेन फीवर वगैरह हो जाता है. प्रोटोजोल जो है एज अ प्रोफाइलैक्सिस एंड एज एन एंटी मलेरियल एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं. उसके अलावा स्पायरोचीट्स में हम देते हैं. माइकोबैक्टीरिया टीबी के केसेस में हम देते हैं एज सेकेंड लाइन ड्रग. एंड एटिपिकल स्पीशीज में देते हैं. अच्छा, इसका मोड ऑफ एक्शन हमने डिस्कस कर लिया. नाउ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होगी? अगेंस्ट. फ्लक्स पंप जो है वो ड्रग को अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, ये आउटसाइड थ्रू करेगा. एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, के एंजाइम की जो है वो इनएक्टिव करवा देगा ताकि कोई कन्वर्जन ही ना कर सके. एंड रिडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल पोरेंस. जो बैक्टीरिया के पोरेंस है जिसके थ्रू ड्रग जो है वो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल डिफ्यूज होती है, उसके नंबर्स को पोरेंस को ही डिक्रीज कर देगा. जब वो पोरेंस डिक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ड्रग जो है वो डिफ्यूज नहीं हो पाएगी इनसाइड द सेल और एक्यूमुलेट होकर प्रोड्यूस नहीं कर सकती. ठीक है. सो ऐसे काम करेगी. सो दिस इज द पिक्चर. अगर तुम लोग ये पिक्चर देखो, अच्छा अगर तुम लोग ये पिक्चर देखो तो इसमें जो है वो आपको नजर आएगा कि फ्लक्स पंप है जिसमें ड्रग जो है वो इनसाइड से आउटसाइड थ्रो हो रही है. ठीक है. एंजाइम जो है उसकी रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गई है एंड नंबर ऑफ पोरेंस जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो चुके हैं. सो सारे फिगर में ही सारा मैकेनिज्म डिस्क्राइब हुआ है. नाउ इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे कि ये जी डिस्कम्फर्ट करवा सकती है जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया. बिसाइड दैट ये बोनी स्ट्रक्चर एंड टीथ में डिस्कलरेशन करवा देते हैं, बोनी स्ट्रक्चर को स्टैटिक करवा देगी. तो बैक्टीरिया जो ग्रोथ है वो नहीं, बच्चे की ग्रोथ नहीं करवाती है. ठीक है. कैल्सिफिकेशन स्टॉप करवाती है. ठीक है. नाउ एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है, लिवर डैमेज करवा सकती है एंड फोटोटॉक्सिसिटी करवाती है. अगेन लाइट से रिएक्शन स्किन पे होना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. एंड वेस्टिबुलर डिसफंक्शन जिसमें जो है ये डेफनेस करवा देगी या लाउड हियरिंग करवा देगी. ये दो कंडीशंस प्रोड्यूस करवाती है. ठीक है. ओके. इसमें कंफ्यूजन
टेट्रासाइक्लिन में मैंने सिर्फ टेट्रासाइक्लिन का आप लोगों को बताया है कि बैक्टीरिया स्टैटिक ड्रग है, थोटियस राइबोसोमल सब यूनिट पर bind करते हैं, कन्वर्जन इनहिबिट करवाती है ये टीआरएनए की टू एमआरएनए। बिसाइड दैट एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, स्पायरोचीट्स, माइकोबैक्टीरिया एंड एटिपिकल स्पीशीज में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके रेजिस्टेंस मैंने बता दिया कि ये ऑल्ट्रेशन करवा देगी, इफ्लक्स पम्प एक्टिव करवा देगी, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन करवा देगी। इसके अलावा जीआई डिस्ट्रेस करवाती है, बोनी स्ट्रक्चर एंड टीथ में कैल्सिफिकेशन को करवा देती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है, फोटोटॉक्सिसिटी करवाती है, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। Now, aminoglycoside. This drug is also protein synthesis inhibitor, but this is the bactericidal drug. जो हमने पढ़ी थी tetracycline, that was the bacteriostatic drug. वो growth को static करवा रही थी, stop करवा रही थी. But aminoglycoside is a drug which kills the basically bacteria. ठीक है? Again, ये भी जो है थोटिस राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करती है। यहाँ पे एक चीज नोट करो कि थोटिस राइबोसोमल यूनिट पे दो ड्रग्स बाइंड करती है, वन इज द टेट्रासाइक्लिन, अदर इज द अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये दो ड्रग्स ही बाइंड करती हैं, बट इसमें से एक जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन, एक जो है बैक्टीरियासाइडल है, व्हिच इज द अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, सो अगर आपसे बीसीके में ये पूछा जाए which drug binds to the 30S and it's bactericidal in action, तो आपको पता होना चाहिए अमाइनोग्लाइकोसाइड की बात कर रहे हैं। या फिर अगर पूछा जाए which is bacteriostatic in action, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगेन ये भी सेम इसी तरह से एक्शन प्रोड्यूस करेगी कि ये जो बेसिकली इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करवाएगी, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करवा देगी एंड जेनेटिक कोड की मिसरीडिंग करवा देगी। जब ये तीनों प्रोसेस गलत होंगे तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, मिसरीड करवाएगी जेनेटिक कोड को, ब्लॉक करवाएगी फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन। अच्छा, फ्लोरोक्विनोन में मैंने एक बात बताई थी कि इट एक्सिबिट्स द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अगेन अमाइनोग्लाइकोसाइड आल्सो हैज द सेम इफेक्ट, इट एक्सिबिट द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। दैट मींस कि अगर ड्रग का लेवल बॉडी में कम भी हो जाता है तो एक्शन फॉर सर्टेन टाइम पीरियड तक मेंटेन रहता है, कम नहीं होता। अदर ड्रग्स में क्या होता है, जैसे ही ड्रग का रिडक्शन हो जाएगी, लेवल कम हो जाएगा, वैसे एक्शन भी कम हो जाता है। लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलॉन्स में ये एक्शन ज़्यादा देर तक मेंटेन रहता है। ठीक है, ओके। अमाइनोग्लाइकोसाइड में हमारे पास आती है जेंटामाइसिन, एमिकैसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। सारी ड्रग्स में इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, इसके ऊपर यूएस भी बहुत कॉमनली आती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि टीबी के केसेस में हम यूज़ करते हैं, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन में भी हम यूज़ करते हैं, और प्लाग एक डिजीज़ है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। आगे चल पता चलेगा। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपकी अमाइनोग्लाइकोसाइड है, दे आर पोलर कंपाउंड्स, दैट मीन्स के दे आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। सही है, हमें पता है कि जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन्स को, सेल मेम्ब्रेन्स को ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जिससे सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम होती है। बट इससे इसकी जो है ना ओरल ऑप्शन भी इतनी एडिक्वेट नहीं होती, बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड, तो दे रेडली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। So therefore these drugs are must be given parenterally। जितनी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं हम यूजुअली उसको parenterally फॉर्म में देते हैं, ओरल एब्जॉर्प्शन में नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज दे आर हाईली पोलर कंपाउंड। सही है। Beside neomycin is a drug, neomycin it's a drug which is given through IV और IM। Why? Because neomycin की toxicity बहुत ज़्यादा होती है, तो सिर्फ हम इसे टॉपिकली यूज़ करते हैं फॉर इन्फेक्शंस, हम इसे IV IM फॉर्म में नहीं देते हैं। ठीक है, ऑल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये जो है पोलर कंपाउंड है, बट इट कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर, बिकॉज प्लासेंटल बैरियर है ना एक इरेगुलर बैरियर है, उसमें जो है वो पोर्स ओपन भी होते हैं, तो उसके थ्रू ये डिफ्यूज हो जाती है बैरियर में, प्लासेंटा में। ठीक है, तो इट कैन डिफ्यूज और इट कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अच्छा, इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है कि हम ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एरोबिक इन्फेक्शंस में दे सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम ड्रग्स दे सकते हैं, इंक्रीज द एक्टिविटी एनर्जिज्म के लिए। टीबी में हम देते हैं, टॉलरेमिया में हम देते हैं। टॉलरेमिया जो है वो रैपिड स्क्रैच होता है, फीवर। ठीक है, और इसके अलावा हम लाग में देते हैं, जो पास्ट में होता था, अब तो नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज।
अच्छा, इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? अमाइनोग्लाइकोसाइड की दो इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटीज में एक आती है ऑटोटॉक्सिसिटी, दैट मीन्स की डेफनेस, जो कि इरिवर्सिबल डेफनेस होती है, क्योंकि एंडोलिम्फ के साथ जो है वो उसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी यानी डेफनेस करवा सकती है। बिसाइड नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी डैमेज भी करवा सकती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ब्लॉकेट का एक्शन भी प्रोड्यूस करती है, मसल करवा सकती है, एंड स्किन रिएक्शंस ऑब्वियसली एलर्जिक रिएक्शंस करवाती है। ये जो पिक्चर मैंने लगाई है, इसका मकसद ये है कि फॉर इंस्टेंस तुम लोग के पास इस जैसी कोई भी पिक्चर आए, सो यू शुड नो कि ये अमाइनोग्लाइकोसाइड का एक्शन प्रोड्यूस है, क्योंकि इसमें एक जगह एयर बना हुआ है तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी पूछ रहे हैं, एक जगह किडनी बनी हुई है तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी पूछ रहे हैं। सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इधर इट कम्स इन बीसीक्यू और इधर इट कम्स इन ऑस्पी। ये इसमें कोई कंफ्यूजन? अमाइनोग्लाइकोसाइड तुम लोगों को समझ आ गया? कोई ऐसी चीज जो तुम लोग पूछना चाह रहे हो इसमें? ओके, सो ये ऑस्पी में तुम लोगों को क्लास में भी डिस्कस चुकी हूँ, बट अगेन मैं तुम लोग से ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये मैंने तुम लोग अभी भी डिस्कस किया है, तो मुझे इसके आंसर्स बताओ। यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस, पिक्चर ले लो और फिर मुझे आंसर्स टाइप करना शुरू कर दो, ठीक है? आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ड्रग इन अबव शोन पिक्चर, ये मुझे मुश्तबा बताएगा। मुश्तबा, क्या आंसर है इसका? अगेन चेक करो और फिर मुझे बताओ। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज़ में। बेसिकली जो सेफ्ट्राइजोन सेफेलोस्पोरेंस वाले ग्रुप हैं एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, ये बहुत कंफ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स का तुम लोग याद रखोगे, फ्लॉक्सासिन से जितने नाम फ्लॉक्सासिन वाले होंगे ना, वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, ठीक है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ गया, लीवोफ्लॉक्सासिन आ गया, उसके अलावा आपके पास जो है वो नॉरफ्लॉक्सासिन आ गया, गैटिफ्लॉक्सासिन आ गया। वो फ्लॉक्सासिन वाले जो नाम है ना, वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, ठीक है? जो ये सेफ वाले जितने नाम है ना, ये सेफेलोस्पोरेंस हैं। इनमें कंफ्यूजन कभी पैदा मत करो, ठीक है? सो दिस इज अ सेफेलोस्पोरेन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेन। ये क्लियर हो गया? व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन? फर्स्ट जो प्राइमरी एक्शन होगा वो क्या होगा? अच्छा, सी आर उमर, प्लीज टेक द अटेंडेंस of the participant and send me in the group, ठीक है? देखो, what is the primary mechanism of action of cephalosporin? The primary mechanism of action of cephalosporin is it inhibits the transpeptidation reaction. Primary जो है वो इसका है inhibits the transpeptidation reaction. This is the primary action, ठीक है? अच्छा, write the names of fourth generation cephalosporin and their activity against which organism. Names तो तुम लोग अभी याद करोगे, लेकिन activity किस कौन से organism से against active होती है? Cefazonin, cefradine,
gram positive organisms के exactly. First generations are active against the gram positive organism. ये DNA गाइरेस कहाँ से आ गया इसमें? ओके राइट. कॉन्ट्राइंडिकेशंस और सेफेलोस्पोरिन्स. कॉन्ट्राइंडिकेशन सेफेलोस्पोरिन्स की बस यही है कि अगर पेशेंट इफ द पेशेंट इज एलर्जिक विद द पेनिसिलिन या हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं पेशेंट्स को, तो उन केसेस में हम सेफेलोस्पोरिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ठीक है. नेम द एंटीबायोटिक्स दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. इसका नाम तो तुम लोगों को वैसे ही पता चल गया होगा कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो हम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में. Tetracycline, good. And which is the second one? ये भी तुम लोग यहीं से पता है. Aminoglycosides. These both are contraindicated during pregnancy. अदर भी हैं लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में से जो है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, aminoglycosides, tetracycline, all these drugs are contraindicated. ठीक है. अच्छा, इसमें से और कोई चीज जो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो या पूछना हो? Everything is clear? अच्छा, मैं बता तुम लोगों को कल के ट्यूटोरियल में कौन सा टॉपिक समझना है? पैरासिम्पैथोलाइटिक समझना है या एंटीवायरल समझना? बहुत कंफ्यूजन है. बेटा दोनों तो नहीं हो सकते ना, दोनों बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं. आज हो गया था बिकॉज ऑल वर द शॉर्ट टॉपिक्स, बट कल तो एक ही हो सकता है. अच्छा ठीक है. फिर कल इंशाल्लाह हम एंटी हेलमिंथिक्स. अच्छा, फिर कल आई ट्राई के तुम लोगों का एंटी वायरल करवा, और उसके बाद पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स बीच में कोई एक सेशन रख लेंगे, तुम लोग मुझे बता देना, उसमें फिर हम पैरासिम्पैथोलाइटिक दफा कवर कर लेंगे. ठीक. ओके, अल्लाह हाफिज. इसकी अटेंडेंस उमर सेंड कर दीजिए.